आपकी हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बढ़िया चैप्टर होता है। वैसे देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के में पढ़ना क्या क्या होता है पहले ये तो बता दें। पहले आपको पढ़ना होता है कंडक्टेंस क्या है, फिर पढ़ना होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, उसका सिंबल होता है ऐसा के बनाते हैं कप्पा कहते हैं। फिर पढ़ना होगा मोलर कंडक्टेंस क्या है, फिर पढ़ना होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, फिर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच रिलेशन मतलब फार्मूले होते हैं इसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ। फिर पढ़ना होता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन बढ़ाने का, वॉल्यूम बढ़ाने का या कंसंट्रेशन घटाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर इसी में बाद में एक लॉ आता है उसे बोलते हैं कोलराउस लॉ। क्या बोलते हैं? ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लगाते ज़्यादा। आपकी फर्स्ट हेडिंग बेटा रहेगी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं ये तो सबको मालूम है ना यार। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? आर। यूनिट क्या है? ओम। तो सभी लोग जानते हो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के फ्लो में रुकावट, एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ करंट, एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा होती है उसी को बेटा क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा होती है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, और क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस बेटा किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। पढ़े होगे वैसे, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। दूसरी बात बेटा होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दूसरी बात होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अच्छा ये लिखा हुआ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रो। इसे क्या बोलते हैं? रो। L बाई ए। इसी रो को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या रो इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? आर ए डिवाइडेड बाई एल। रो हो गया ना ये। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जानते हो क्या हुआ? अच्छा मान लो ये लेंथ जो है, वो जो लेंथ है वो बेटा है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो है 1 सेंटीमीटर और एरिया जो है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो अगर आपने लेंथ 1 सेंटीमीटर लिया, एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो रो इक्वल टू क्या हो गया? आर। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले वायर में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है उसमें पैदा होता है। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले वायर में जिसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसमें पैदा होता है। उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मुझे ज़्यादा काम नहीं है वैसे, लेकिन यूनिट तो आनी चाहिए, यूनिट आनी चाहिए। यूनिट जरा यूनिट निकाल लो। आर की यूनिट क्या होती है? ओम। ए क्या है? एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, चाहो तो मीटर भी ले सकते हो, मीटर लोगे तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दो चीज़ें हो गई। हालांकि मुझे इसका काम केमिस्ट्री में ज़्यादा थोड़ी पड़ेगा, फिजिक्स में तुम्हें ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन मुझे स्टार्ट करना था चैप्टर तो यहाँ से कर दिया मैंने। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट के फ्लो में जो रुकावट होती है उसी को रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता ही दिया मैंने। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का आपके पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, उसमें जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं।
अब यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है। अगर हम रेजिस्टेंस का उल्टा कर दें, अच्छा रेजिस्टेंस का मतलब करंट के फ्लो में रुकावट, इसका उल्टा कर देंगे तो उसे बोलेंगे कंडक्टेंस। तीसरी हेडिंग रहेगी कंडक्टेंस। सिंबल होता है कैपिटल सी, सिंबल होता है कैपिटल सी। ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस क्या बताता है? करंट के फ्लो में कितनी रुकावट पैदा होती है, करंट के फ्लो में कितनी रुकावट पैदा होती है रेजिस्टेंस बताता है। और कंडक्टेंस बताता है करंट कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है। क्या दिखाता है? करंट कितने आसानी से फ्लो कर रहा है, मतलब इट इज द ईज, ईज मतलब कितना आसानी से, इट इज द ईज विद विच करंट फ्लोज। ये मतलब कितनी सुगमता से, कितनी आसानी से करंट फ्लो करता है, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। लेकिन ये बेटा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब C = 1/R। और R की यूनिट तो जानते हो बेटा ओम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। चाहे आप ओम इनवर्स बोलिए, चाहे आप MHO मो, सुना होगा फिजिक्स में, मो भी कहते हैं इसे, या इसी को बेटा साइमेंस भी कहते हैं, या सीमेंस, साइमेंस या सीमेंस भी कहते हैं, कैपिटल S से दिखाते हैं इसको। इसका मतलब कंडक्टेंस की यूनिट क्या आई? या तो ओम इनवर्स बोलो, या मो बोलो, या साइमेंस बोलो, या सीमेंस बोलो। तो 1/R = क्या हो गया? ओम इनवर्स या मो या साइमेंस। इसे हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। कितनी आसानी से करंट फ्लो करता है उसे हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा है। आप चाहो तो लिखा तो है रेसिप्रोकल, 1/R का मतलब रेसिप्रोकल हुआ ना। जैसा जब आपने रेजिस्टेंस का उल्टा किया तो क्या मिला? तो जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये यहाँ से अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से कुछ शानदार चीजें आ जाएंगी। तो आपकी अगली हेडिंग रहेगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पहले एक बात मैं बता दें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल होता है ऐसा K। इसे हम लोग ग्रीक भाषा में कप्पा कहते हैं। ये जो K बना है इसे ग्रीक लैंग्वेज से अल्फा बीटा गामा थीटा फाई सब होते हैं, उसी तरह का एक अल्फाबेट ये भी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा कहा जाता है। इसका एक दूसरा भी नाम है, इसे हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में कंडक्टिविटी दी है तो कंडक्टेंस नहीं है, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम है कंडक्टिविटी। हालांकि तुम यूनिट से भी तो पहचान सकते हो, आप यूनिट से भी पहचान सकते हो कि कौन सा कंडक्टेंस दे रखा है। तो भैया जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था? रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था? कंडक्टेंस। वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। इट इज मतलब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रो। रो क्या है? अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यार। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रो, मतलब अगर आप रो का उल्टा कर दें, 1/रो कर दें, तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाएगा ऐसा। और अभी आपको रो की वैल्यू बताई गई थी RA/L, तो L ऊपर हो जाएगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/R इंटू L/A। ये पहला फार्मूला जहां से न्यूमेरिकल मिलता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/R इंटू L/A। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू हो गया 1/R इंटू L/A। और अभी बताया था 1/R को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। उधर लिखा भी है 1/R को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। और L/A एक नई चीज आ गई, सेल कांस्टेंट। L/A एक नई चीज है जिसे क्या बोलेंगे? सेल कांस्टेंट। लेंथ और एरिया के रेशियो को एक नया नाम दिया गया, सेल कांस्टेंट। तो इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? C कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। चलो यहीं पे इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। 1/R का मतलब हो गया 1/ओम, लेंथ का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ओम इनवर्स, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमेंस पर सेंटीमीटर हो गया, साइमेंस पर सेंटीमीटर, यूनिट आ गई।
तो इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट हो गई साइमेंस पर सेंटीमीटर या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जैसा तुमको दे रखा होगा वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ से चैप्टर रफ्तार थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, रफ्तार भी पकड़ेगा। अब वो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो फिजिक्स में भी पढ़ते हो तुम, अब ओम्स लॉ वगैरह पढ़ते भी जानते ही हो, ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कप्पा इक्वल टू हो गया 1/r इंटू L/A। ठीक है, अब जरा 5 मिनट बात करनी पड़ेगी। ये जो L/A है पहले इसके बारे में बात करते हैं। L/A तो बता ही दिया क्या होता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट बेटा जो होता है इसकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने बर्तन के अंदर, अब हम बर्तन नहीं इसे बैटरी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें बैटरी भी कर देंगे, कभी कभी क्या बोल देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देंगे। तो उसका एक अपना साइज होगा, बॉक्स है और क्या बर्तन है। तो ये जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है वो केवल किस पे डिपेंड करती है, लेंथ और। तो जब तक आप इस बैटरी का साइज मतलब सेल का साइज, लेंथ और एरिया नहीं चेंज करोगे तब तक L/A चेंज। मान लो आपके पास एक बैटरी है, सेल है, बैटरी को सेल भी कहते हैं, CLL। मान लो इसके अंदर आपने भरा है NaCl और L/A की वैल्यू कुछ आ गई, L/A की वैल्यू मान लिया आ गई 129, सपोज कर ले रहे हैं। तुमने क्या किया, इसी बर्तन में भर दिया सोडियम सल्फेट, सेम वेसल है, बिल्कुल वही वेसल है जो ये है, साइज वाइज नहीं चेंज करेंगे। अब भी L/A क्या आएगा 129। AgCl भर दो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, अबे जो अपने आयनों में टूटता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब सेल कांस्टेंट की वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन से लिया है। आज तुम बैठे हो क्लास में, कल दूसरे बैच के बच्चे बैठेंगे तो क्लास का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। क्या इस क्लास की दीवारों पर फर्क पड़ता है कि क्लास के अंदर कौन बैठा है? मेरे ऊपर भले पड़ सकता है लेकिन क्लास की दीवारों पर तो नहीं पड़ेगा। जब तक हम क्लास का डायमेंशन नहीं चेंज करेंगे तब तक क्लास की सेहत पे कोई फर्क, कौन अंदर बैठा उसको क्या मतलब यार, इलेक्ट्रोलाइट अंदर कौन सा बैठा हुआ है, इस L/A से कोई मतलब। L/A केवल कब चेंज होगा, जब सेल का डायमेंशन चेंज होगा, मतलब L और A चेंज होगा। ठीक है ना, याद रखना। तुम कहोगे क्यों बता रहे हो, बता इसलिए रहे क्योंकि कई बार एक ही न्यूमेरिकल में तुम्हें 3-3, 2-2 इलेक्ट्रोलाइट दे रखे होंगे। मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट दिया पोटेशियम क्लोराइड, एक इलेक्ट्रोलाइट दिया NaCl, एक ही न्यूमेरिकल में, और तुम पोटेशियम क्लोराइड के लिए L/A निकाल चुके हो तो आपको NaCl के लिए L/A निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर सेल वही, अगर बैटरी वही है तो जो एक बार L/A निकाल चुके हो वही L/A आप NaCl पर अप्लाई कर सकते हो। इसलिए बता रहे हैं बर्तन का साइज बदलेगा तब L/A चेंज होगा, इलेक्ट्रोलाइट बदलने से L/A की वैल्यू कभी चेंज। तो यही पॉइंट लिख लो, नहीं बाद में भूल जाओगे, यहाँ लिख लेना, नोट लिखो, नोट। द वैल्यू ऑफ L/A, द वैल्यू ऑफ L/A डू नॉट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन, ठीक है, वेसल मतलब बर्तन, सेल भी बोल सकते हो, बैटरी भी बोल सकते हो। जो आपने बर्तन लिया है उसके अंदर क्या भरे हो इससे मतलब नहीं है, कुछ भी ले रखे हो। एक ही बर्तन में घर में अलग अलग खाना रखा जाता है, उसी प्रेशर कुकर में दाल भी बनती, उसी प्रेशर कुकर में सब्जी भी बनती, तो क्या कुकर की सेहत पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं। उससे क्या मतलब, क्या बना, जो बनाना चाहो बनाओ, मुर्गा बनाओ, मछली बनाओ, कुकर का सेहत पे कोई, हाँ तुम साइज चेंज कर दो तो अलग बात है। तो इसलिए आपको साइज नहीं चेंज करना है। द वैल्यू ऑफ L/A डू नॉट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन वेसल। एक बार निकालना है, बार बार वही बार फिर इस्तेमाल करना, लेकिन उसी न्यूमेरिकल में, हर न्यूमेरिकल में थोड़ी इस्तेमाल करोगे, समझ गए। तो ये बेटा L/A के बारे में बात हो रही थी, सेल कांस्टेंट के बारे में बात हो रही थी। अब सुनो, ये बेटा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कप्पा, ये लिखा हुआ है 1/r इंटू L/A। R क्या रेजिस्टेंस है ना, और 1/r को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस।
आपसे पूछेगा इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डाइल्यूशन बढ़ाने पर, अच्छा डाइल्यूशन को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, तुम उसमें वाटर डाल रहे हो बाहर से या सॉल्वेंट डाल रहे हो, है ना, डाइल्यूट कर रहे हो। डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो डाइल्यूशन को इंक्रीज करना या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना दोनों एक ही बात है, क्योंकि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के, तो कई बार न्यूमेरिकल में कई बार प्रॉब्लम में बोलेगा कंसंट्रेशन को घटाया गया, तो अपने आप समझ जाओ डाइल्यूशन बढ़ाएगा, बात तो एक ही है ना। तो आपसे पूछेगा डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ता है कि घटता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 3 ऑप्शन तुम्हें दे रहे हैं, दिल खोल के तुक्का मार सकते हो। उसने कहा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ता है कि घटता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, कम होता है। इन्होंने कहा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने पर घट जाता है। कुछ लोग बोल रहे कम हो जाता है, ज़्यादातर लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। यही सवाल एग्जाम में आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ लोग बोल रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, घट जाएगा। क्यों, कभी कोई कारण होगा कि ऐसे ही घट जाएगा। साइंस पढ़ रहे हो तो रीजन तो बताओ क्यों घट जाएगा। तुम कहोगे ये मुझे नहीं मालूम है, खाली इतना मालूम है घटता है। सुनो, अच्छा घटता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों घटता है बताने जा रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस पाए जा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, जब तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो एक यूनिट वॉल्यूम में आयनों की संख्या घट जाएगी। मान लो पहले आयन थे 10 लाख, सपोज कर रहा हूँ 10 लाख आयंस थे, कितने में थे, 1 लीटर में थे। मान लो, मानने में क्या जाता है, तुमने वॉल्यूम बढ़ा के 2 लीटर कर दिए। अब 2 लीटर आयन में, अब 2 लीटर सोल्यूशन में इतने आयन हैं, तो इसका मतलब 1 लीटर में निकालोगे तो कितने आएंगे, 2 लीटर में 10 की पावर 6, तो 1 लीटर में निकालोगे तो 10 की पावर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटा, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता है। पॉइंट लिखना, यहाँ लिखा मैंने, बल्कि ऐसे हेडिंग डालो वरना तुम भूल जाओगे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तब लिखना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। ये जो स्मॉल के टाइप का बनाते हैं इसे कप्पा कहा जाता है, ग्रीक अल्फाबेट है ना। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा क्या लिखोगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर, है ना, डिपेंड्स ऑन आयन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, या प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हो। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। नंबर ऑफ आयंस होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं। देयरफॉर कप्पा डिक्रीजेज, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज करता है। देयरफॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। अब याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने पर घटता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाएगा। बाकी आगे पढ़ने वाले में मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, अभी पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेंगे बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस लेंगे तो घट जाता है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस लेंगे तो घट जाएगा। यही एक ऐसा कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ऐसा कंडक्टेंस है जो डाइल्यूशन बढ़ाने पर घटता है। कहो यही सवाल एग्जाम में आ जाए, 4 ऑप्शन दे देगा कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या चेंज आएगा, तो क्या आंसर लिखोगे, डिक्रीज करेगा। पूछ सकता है क्यों डिक्रीज करेगा, तो उसका आंसर भी लिखा है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में आयनों की संख्या कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ाने पर आयनों की संख्या कम हो जाएगी, और क्या। तो ये बेटा रेजिस्टेंस हुआ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ, और क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हुआ।
इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी मिलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट बता दिया मैंने, लिखा है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या उसी को क्या बोलते हैं साइमेंस। ओम इनवर्स को साइमेंस कहते हैं ना, पर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए, बढ़िया बात है। अब आपके नेक्स्ट हेडिंग बेटा रहेगी मोलर कंडक्टेंस किसे कहते हैं। आपकी बेटा अगली हेडिंग रहेगी मोलर कंडक्टेंस। अब देखो इसका सिंबल बताएं क्या। इसके दो सिंबल होते हैं, एक तो ऐसे लिखते हैं लैम्डा एम, इसे भी लैम्डा ही पढ़ते हैं, या फिर ऐसे लिख दो लैम्डा, जो तुम जानते हो वो बना लो, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इसे बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो पहली बात तो मोलर कंडक्टेंस की तुमसे डेफिनेशन ही पूछ लेता अक्सर, मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन ही तुमसे पूछ लेगा अक्सर। देखो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, हम इसकी दो डेफिनेशन लेते हैं, जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। पहली डेफिनेशन, मान लिया आपने दो इलेक्ट्रोड लिए, इलेक्ट्रोड समझते हो ना, आपने दो इलेक्ट्रोड लिए और इन दोनों इलेक्ट्रोडों का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। कितना है? इन दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, दोनों का ईच। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस आपने रखी है 1 सेंटीमीटर। अगर आपने दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड वो होता है जिस पर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, या तो ऑक्सीडेशन होता है या तो पढ़ेंगे बाद में, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। आपने दो इलेक्ट्रोड लिए, इलेक्ट्रोड है ये, और दोनों इलेक्ट्रोड की बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और दोनों का एरिया अपना अलग अलग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आपने इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या किया, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लाए, भर दिए। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लाए, जिसकी मोलरिटी कितनी है? 1 है। अब वो NaCl कैल्शियम क्लोराइड कोई भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अपने आयंस होंगे, तो जब 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यहाँ ला के भर दोगे तो यार उसके अपने आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन। तो जब आप इस डिस्टेंस में, मतलब इस वॉल्यूम में 1 मोलर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट भर दोगे तो इसके जो आयंस कंडक्टेंस पैदा करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस। डेफिनेशन याद नहीं की जाती, मन में सोची जाती, बनाई जाती अपने आप। सुनो मैंने क्या किया है, अगर हम दो इलेक्ट्रोड लें जिनका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है ईच, प्रत्येक का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अगर हम 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दें तो उसके आयनों के द्वारा जो भी कंडक्टेंस पैदा होगा उसी को मोलर कंडक्टेंस। तो इसी बात को भी सिस्टमेटिक भाषा में लिख लेंगे, क्या लिखना मत, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय आयंस ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हेन इट इज फिल्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इसी को बोलना है। हिंदी में चाहो तो हिंदी में अपने हिसाब से लिख लो, हिंदी अंग्रेजी तो साइंस है, साइंस में हिंदी इंग्लिश नहीं होती है ना। आपको समझ में आना चाहिए, भाषा कोई भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के दो इलेक्ट्रोड लिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लिया, उनके बीच आपने 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया, मोलरिटी 1 होनी चाहिए। अब इसके आयंस जो कंडक्टेंस पैदा करेंगे उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। ये पहली डेफिनेशन है, मैं लिख भी देता हूं, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय आयंस ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट व्हेन, सॉल्यूशन लिख लो, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कह सकते हो, व्हेन इट इज फिल्ड बिटवीन, व्हेन इट इज फिल्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स of 1 square centimeter area separated by 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। बस इसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, आगे लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के दो इलेक्ट्रोड लिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखी, इनके बीच में जो भी आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया 1 मोलर, उसके आयंस ने जो कंडक्टेंस पैदा किया उसी को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं।
ये इसकी डेफिनेशन अपने आप बना के बता सकते हो किसी को, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा और शॉर्टकट में बोल सकते हैं। वो दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, मतलब ऐसे वही है उसका, वो दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी, पहले छाप लो। द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय आयंस ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हेन इट इज फिल्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ दिस मच एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ईच है, प्रत्येक का एरिया इतना है, सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। इसी को भाई साहब मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। इसी को मोलर कंडक्टेंस बोल दिया जाता है। अब आगे की बात, अब इसकी बेटा दूसरी डेफिनेशन ले सकते हो। दूसरी डेफिनेशन लिख दिया, डेफिनेशन नंबर 2, उसमें कुछ नहीं। अच्छा, एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, अब इसकी थिकनेस मान लो 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मान लिया आपके पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में सॉल्यूशन तुमने कैसा लिया है 1 मोलर। तो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जो भी कंडक्टेंस पैदा करेगा उसको भी क्या बोलते हैं, वही बात है, वैसे लिख लेना यहां पर। द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाई, हालांकि उसके आयंस बनाएंगे, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाई 1 मोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, 1 मोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। ये दूसरी डेफिनेशन है। द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। ये बेटा मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन थी। 2 डेफिनेशन है, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो समझ में आए वो याद कर लो। हालांकि दोनों ही बात पता होनी चाहिए, कंपटीशन देने जा रहे हो ना, तो इसलिए पता नहीं किस भाषा में पूछ ले। तो बेटा जैसा कि मोलर कंडक्टेंस होता है वैसे ही एक कंडक्टेंस और भी होता है, उसे बेटा बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सिंबल या तो ले लेंगे लैम्डा इक्यू या लिख देंगे लैम्डा इक्यू, ऐसे दोनों एक ही बात है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन सेम होती है, बस केवल एक अंतर है, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 मोलर लेते हैं, वहां पे 1 नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मलिटी में किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इतने तो फर्क है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में कोई अंतर नहीं, केवल एक बात को छोड़कर इसमें सॉल्यूशन कैसा होगा और उसमें सॉल्यूशन कैसा होगा, 1 नॉर्मल, यही है। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिख लो सेम एज मोलर कंडक्टेंस, है ना, बट solution definition is same as molar conductance, but solution should be 1 नॉर्मल। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, इसमें मोलर होना चाहिए, तो इसमें नॉर्मलिटी इस्तेमाल होती है ना, इसमें इतना ही अंतर है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए नॉर्मल सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। छोटा सा सवाल करते हैं, किताब में नहीं दिया होगा लेकिन हम कर रहे हैं। हम आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, सॉल्यूशन आपको हम बना के देने जा रहे हैं, और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन पर फिट बैठ जाएगा। सवाल की भाषा समझना क्या है, हम तुम्हें 3-4 ऑप्शन दे रहे हैं, तुम बताओगे विच ऑप्शन या विच सॉल्यूशन एग्जैक्टली फॉलो द डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कैसे पता चलेगा, अगर सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 आ जाए या नॉर्मलिटी 1 आ जाए, तो अगर मोलरिटी 1 आ गई तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस वाली डेफिनेशन लग जाएगी उस पर, और अगर हम 1 नॉर्मल ले लेंगे तो इसका मतलब उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वाली डेफिनेशन लग सकती है। बस वॉल्यूम कितना चाहिए, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन मोलरिटी तो 1 ही चाहिए, नॉर्मलिटी भी
1 चाहिए। हमने यहाँ लिखा, अभी ऑप्शन बना रहे हैं, सवाल बाद में बनाते हैं, क्वेश्चन की भाषा बाद में बनाते हैं, पहले हम ऑप्शन बना रहे हैं। हमने यहाँ लिखा कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाई, देखे क्या करोगे तुम, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाई 4.9 ग्राम पर 4.9 weight by volume percentage H2SO4 in 1 cubic centimeter volume will be its molar conductance। पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। चलो क्वेश्चन बना देते हैं। सेलेक्ट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सही और गलत ढूंढना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आपको 4.9% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी वेंसिटी तो दी नहीं है, नहीं दी है तो एक ही मानते हो। तो आप देख, अच्छा मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन कब फिट होगी, जब H2SO4 सोल्यूशन की मोलरिटी 1 आएगी। आ रही है मोलरिटी बराबर फॉर्मूला बताया था मैंने, 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई क्या बताया था, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये लिख दिया 10, डेंसिटी है नहीं 1 मान लोगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है 4.9 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया 49/98, कितना आ गया 0.5 आया। कहाँ डेफिनेशन फिट हुई, ये मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्यों, मोलरिटी शुड बी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख दिया, फॉल्स। अब तो समझ गए, दूसरा स्टेटमेंट दिया मैंने, किताब में ऐसा सवाल नहीं मिलता है, ना मिला है ना मिलेगा कभी। दूसरा सवाल दिया, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाई 4.9 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज H2SO4 in 1 cubic centimeter volume will be its equivalent conductance। यही ऑप्शन है, बस हमने मोलर कंडक्टेंस को किस में चेंज कर दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में चेंज कर दिया। अब सही हो गया क्या, भूल गए हो गए, एक फार्मूला बताया था नमन, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू स्मॉल n, बताया था। H2SO4 की मोलरिटी कितनी है 0.5, और n का मतलब होता है उसकी बेसिसिटी। H2SO4 में H आयन कितने होते हैं 2, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी कितनी आ गई। तो इसका मतलब यहाँ तो नहीं लग पाया, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन सही लग गई है, ट्रू लिखा हुआ है। बात समझ में आई ना, बहुत आसान होता है, परेशान मत होना। अगला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट मैंने दे दिया, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाई 3.65 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रहा हूं मैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl, ठीक है, इन 1 cubic centimeter वॉल्यूम विल बी इट्स मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 3.65 वेट बाय वॉल्यूम HCl का सॉल्यूशन है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर लिया जाए तो वही उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा, वही उसका मोलर कंडक्टेंस होगा। सही कि गलत, वही उसका मोलर कंडक्टेंस होगा, वही उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। ट्रू है कि फॉल्स है, तो पहले तुरंत मोलरिटी निकाला करो यार। 3.65 लिखा इंटू 10 लिखा डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, HCl का मॉलिक्यूलर वेट, ये 1 आया, तो मोलरिटी 1 है तो नॉर्मेलिटी भी तो 1 ही होगी। HCl में कितने H आयन है, तो जो मोलरिटी होती वही, तो चाहे आप मोलर कंडक्टेंस बोल लो चाहे आप
चाहे आप मोलर कंडक्टेंस बोल लो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल लो, बात तो एक ही है, सही लिखा हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट है। पहली बार ऐसा सवाल लगाए हो? जितने भी साल से तैयारी कर रहे हो मुझे नहीं बताया, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन अभी समझ में आई केवल। अब क्या पूछेगा? अब आपसे पूछेगा बेटा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होते हैं उनमें रिलेशनशिप भी पूछ सकता है अभी, लेकिन रिलेशनशिप पे नहीं आ रहे हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन बढ़ाने का क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम एक बात तुम्हें बताना चाहते हैं। हालांकि सब आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सॉल्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, क्या सब पढ़ना पड़ता है। फिलहाल मैं थोड़ा तुम्हें बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो होते हैं जो अपने आयनों में, ये तो मालूम ही तुम्हें ना। इलेक्ट्रोलाइट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वीक और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोलाइट में मेनली वीक और अगर हम स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं तो वीक में या तो कोई एसिड आएगा या बेस आएगा, क्योंकि जितने भी सॉल्ट होते हैं सारे लगभग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सॉल्ट नहीं लेंगे कभी इसमें हम। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 10 से 15 या 20% तक, मान लो 10 से 20% तक आयोनाइज हो जाते हैं। किताब में कई बार 15 से 20 भी लिखा होता है, हमने 10 से 20 कर दिया। इतने परसेंट आयोनाइज होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना आयोनाइज होगा? 10 से 20% आयोनाइज होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जाहिर सी बात है यार, कहाँ से 80 से 90% तक आयोनाइज होते हैं। कई बार आप 100% भी मान लेते हैं, 80-90% तक आयोनाइज होते हैं। 100% भी बोल देंगे तो कोई गलत नहीं होता है। कई बार हम 100% भी अपने मन से मान लेते हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा आयोनाइज होंगे, बहुत कम आयोनाइज होंगे, एक डिफरेंस हुआ। दूसरा बेटा बात है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में या तो एसिड आते हैं या बेस आते हैं। कुछ एसिड्स आते हैं, कुछ बेस आते हैं। फिलहाल आप कुछ याद कर लिए, बाकी आगे पढ़ेंगे। अब एसिड में याद रखना जहां कहीं COH आ जाए, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ना, ये वीक एसिड में आता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, जो मन चाहे ले सकते हो। ये लिखा हमने HCN, ये वीक एसिड है। हाइड्रोजन साइनाइड ये वीक एसिड में आता है। हमने कहा H2CO3 ये वीक एसिड में आता है। H2CO3 भी वीक एसिड में आता है। HCN भी वीक एसिड में आता है। H2S भी वीक एसिड में आता है। H3PO4 भी आकृति दीक्षित वीक एसिड में आता है, इन्होंने पूछा था ग्रुप पे। H3PO4 भी वीक एसिड में आता है। वो सब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, फिलहाल कुछ याद कर लो। बेस में अगर OH का होल ट्वाइस आ गया या OH का होल थ्राइस आ गया तो भी खाली उसका एक एक्सेप्शन होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड में OH का होल ट्वाइस आता है, लेकिन ये स्ट्रांग होता है बस। बाकी कहीं भी OH का होल ट्वाइस आ जाए या होल थ्राइस आ जाए वो वीक होगा। NH4OH भी वीक होता है। अब जहां कहीं भी OH का होल ट्वाइस है, होल थ्राइस है, वीक हो जाएगा, और क्या, बस इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो यार एसिड भी आते हैं, बेस भी आते हैं और सॉल्ट भी आते हैं। एसिड और बेस से जो मिलके बनता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट तो लगभग सारे आते हैं। एसिड में इन एसिड को छोड़ दो यार, और क्या, तुमने HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया, HClO4 ले लिया, ये सब किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में। बेस में NaOH, KOH, जिसमें एक OH आए, खाली NH4OH एक ऐसा बेस है जिसमें सिंगल OH आता है, और कैसा होता है? जिसमें सिंगल OH आता है वो कैसा होता है? वीक। बाकी सिंगल OH वाला कोई भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कोई भी ले सकते हो, KOH ले लो, RbCS है ना, RbOS ले लो, कोई भी ले लो। और सॉल्ट तो लगभग सारे आ जाते हैं, ऑल। हमें स्ट्रॉन्ग से कम मतलब रहेगा, यहाँ वीक से ज़्यादा मतलब रहेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जानते हो क्या होते हैं? जो कम आयोनाइज होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो ज़्यादा आयोनाइज होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक बेटा खास बात होती है, अगर इनमें सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाओगे, सॉल्वेंट बढ़ाने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो इनका आयोनाइजेशन भी बढ़ता है।
लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो इनका आयोनेशन नहीं बढ़ता, क्योंकि इनको जितना आयोनाइज होना होता है वो पहली बार में ही, चाहे सॉल्वेंट आप कम लो चाहे सॉल्वेंट, जितना आयोनाइज होना होगा पहली बार में आयोनाइज। मान लिया आपने 100 ml पानी में 2 ग्राम 10 ग्राम नमक डाला, 100 ml पानी में क्या डाला, 10 ग्राम NaCl डाल दिया। अब तुमने पानी बढ़ा के 1000 ml कर दिया, तो ये नहीं होगा कि NaCl के नंबर ऑफ आयंस में फर्क आएगा। NaCl को जितना आयोनाइज होना था पहली बार में ही, सॉल्वेंट चाहे कम लियो चाहे, इसमें नहीं होता ऐसा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्वेंट बढ़ाते जाओगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनेशन की मात्रा लगातार बढ़ती है। उसमें क्या है, सॉल्वेंट बढ़ाने पर आयोनेशन नहीं बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जितना आयोनाइज होना होता है फर्स्ट टाइम में आयोनाइज हो जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्वेंट बढ़ाओगे आयोनेशन पहले 10% था, 15%, 20%, 25%, 100% तक ये भी जा सकता है, लेकिन धीमे धीमे डाइल्यूशन बढ़ाने पर वाटर डालते जाओगे आयोनेशन क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट अभी काम पड़ने वाला है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, एक टर्म और तुम्हें बताते हैं तभी समझ में आएगा आगे। एक टर्म तुम्हें और बताते हैं, वो एक टर्म हम बार बार बेटा बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं अनंत तनुता, शायद कोई हिंदी मीडियम वाला बैठा हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वर्ड एक्चुअली इस्तेमाल होता है ज्यादातर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, सॉल्वेंट में डाला, आयोनाइज हुआ, अब सॉल्वेंट तुम लगातार बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, सॉल्वेंट बढ़ाते जाओगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा वॉल्यूम आएगा, ऐसा डाइल्यूशन आएगा जब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज करना बंद कर देगा। जब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज करना बंद कर देगा, उसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तब तक लेकिन तुम वाटर काफी ज्यादा डाल चुके होगे, लगातार वाटर डाल रहे हो ना, तो सोल्यूशन कैसा हो चुका होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट। अबे वाटर लगातार डालते जा रहे हो ना, तो सोल्यूशन कैसा हो चुका होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट। अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका होगा तो उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट, तो इसकी दो डेफिनेशन है, ये वो डाइल्यूशन है या वो वॉल्यूम है जिस पर वीक इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम आयोनाइज हो चुका होता है, मैक्सिमम आयोनाइज हो चुका होता है, या ये वो डाइल्यूशन है या ये वो वॉल्यूम है जिस पर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो चुका होता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन की डेफिनेशन लिखो, इट इज द डाइल्यूशन at which weak electrolyte is ionized up to maximum extent, मतलब जितना आयोनाइज कर सकता था उतना कर चुका है, लेकिन तब तक आप सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा डाल चुके होगे, सॉल्वेंट लगातार डालते जा रहे हो, आयोनेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इट इज डाइल्यूशन एट विच वीक इलेक्ट्रोलाइट इज आयोनाइज्ड अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, जितना आयोनाइज हो सकता था हो गया, या तो इसे बोलेंगे इनफाइनाइट। और जब आप वाटर काफी ज्यादा डाल चुके हो तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट, तो ये भी बोल सकते हो इट इज द डाइल्यूशन एट विच वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द डाइल्यूशन एट विच वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बल्कि ऐसे लिखो, एट विच सोल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, हैज कंसंट्रेशन टेंड टू बी 0, मतलब उसका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लगभग 0 हो जाए, कंसंट्रेशन में उसके बाद कोई चेंज ना हो पाए, लगभग 0 है, 0 तो नहीं हो सकता ना, लेकिन मान ले रहे हैं इतना नेग्लिजिबल है। तुमने क्या किया, 2 लीटर पानी लिया और 1 ग्राम नमक डाल दिया, 1 ग्राम शक्कर डाल दी, क्या पानी मीठा या नमकीन लगेगा, तो इसका मतलब सोल्यूशन बहुत ज़्यादा, कंसंट्रेशन लगभग ना के बराबरी है ना। वही है, सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूट बहुत कम होता है तो फील नहीं होता है कि सोल्यूशन बना भी कि नहीं बना है,
वही समझो और क्या। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 0 नहीं है वैसे, 1 ग्राम तो उन्हें डाल रखा है शक्कर, लेकिन मिठास नहीं आई है, तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ तो होगा ही, लेकिन ऑलमोस्ट 0 है। तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर आज के बाद हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आमतौर पे होता है वो, तो समझ जाओगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कहाँ तक आयोनाइज कर चुके हो, हाँ मैक्सिमम आयोनाइज कर चुके हो, उसके बाद आयोनाइज होना बंद कर देगा वो, या कंसंट्रेशन उसका 0 हो चुका होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आपसे टॉपिक पूछेगा, उससे पहले तो मैं एक बात और बता दूं ताकि आसान हो जाए। देखो, चाहे मोलर कंडक्टेंस हो और चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। लिखना मत अभी, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है, मैं लिख दिया यहाँ पे डिपेंड्स ऑन, ये लिख दिया डिपेंड्स ऑन, दोनों ले लेते हैं, चाहे मोलर कंडक्टेंस हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो। पहला बेटा डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में, या नंबर ऑफ आयन टोटल ले लो, यूनिट वॉल्यूम मत लो, डिपेंड करता है कि वो सोल्यूशन में कितने आयंस ज्यादा हैं। अगर आयंस का नंबर ज्यादा होगा तो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। और दूसरा बेटा फैक्टर होता है आयनों की मोबिलिटी। क्या? आयनों की मोबिलिटी। आयंस का नंबर ज्यादा है तो भी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोबिलिटी मतलब आयन कितना ज्यादा मूवमेंट कर पा रहा है। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? आयंस कितने ज्यादा मूवमेंट कर पा रहे हैं। मूवमेंट ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी अपने आप ज्यादा होगी। तो अगर आयनों की मूवमेंट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तब भी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, तब भी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन इसमें मेन फैक्टर है नंबर ऑफ आयंस। इन दोनों से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ते हैं, लेकिन मेन फैक्टर कौन है? नंबर ऑफ आयंस। ये भी है, ये साइड वाला फैक्टर, मतलब इसके बढ़ने से ज्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ आयन बढ़ा दोगे तो मोलर कंडक्टेंस एकदम से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले ये लिख लो, नंबर ऑफ आयंस मेन फैक्टर है और आयनिक मोबिलिटी मेन फैक्टर नहीं होता, लेकिन हाँ कि आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाद में आयनिक मोबिलिटी वाला का फॉर्मूला भी बताएंगे, धीमे धीमे कोर्स बढ़ने दो आगे। पहले नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। अगर बेटा हमने सिंबल लिखा लैम्डा एम इंफिनिटी, या कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं लैम्डा एम ऊपर 0, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब भी वही है, कंसंट्रेशन 0। ये 0 किसको दिखा रहा है? कंसंट्रेशन के लिए। ये दोनों सिंबल एक ही है। अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसा चाहो वैसा दिखा सकते हो। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस है, इसका मतलब तुम उस इलेक्ट्रोलाइट को मैक्सिमम आयोनाइज कर चुके हो। और बाई चांस हम कभी ऐसे लिख देंगे लैम्डा एम सी या लैम्डा एम इक्यू लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। सी का मतलब कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगा, मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, और सी की कोई वैल्यू होगी। तो ये 2 सिंबल अक्सर आएंगे। अगर ऊपर इन्फिनिटी का साइन लगा तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, या ऊपर 0 लगा तब भी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर ऊपर सी लगाया तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन पे निकाला गया होगा, किसी पर्टिकुलर सी कंसंट्रेशन पे निकाला गया होगा। ठीक है, अब मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम बता रहा हूं। ये लिखा है डेबाई हकेल ऑनसेजर इक्वेशन। डेबाई हकेल ऑनसेजर इक्वेशन, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन के लिए एक फार्मूला दिया था। उसी को क्या बोलते हैं? डेबाई हकेल ऑनसेजर इक्वेशन। वो बेटा कुछ ऐसा था, इन्होंने कहा मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस को ऐसे भी दिखाते हैं,
परेशान मत होना, दोनों सिंबल एक ही है। इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। बी यहाँ पे कांस्टेंट है, इस बी से तुम्हें ज्यादा लेना देना फिलहाल नहीं है। बी से तुम्हें ज्यादा मतलब नहीं, कांस्टेंट है। सी तो जानते हो यार, कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, लैम्डा इन्फिनिटी जानते ही हो, लिखा हुआ ऊपर। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम सी भी जानते हो, ये लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन। तो ये इस इक्वेशन को नाम क्या देते हैं, डेबाई हक्के-लांसेजर इक्वेशन। कई बार यही सवाल एग्जाम में आ जाता है, आपसे कई बार पूछेगा डेबाई हक्के-लांसेजर इक्वेशन क्या होती है, तो यही होती है और क्या, डेबाई हक्के-लांसेजर इक्वेशन यही होती है। अब इसकी हेल्प से हम एक काम करेंगे अभी। अब हम क्या करेंगे, ये जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उस पर हम क्या देखेंगे, डाइल्यूशन का इफेक्ट। डाइल्यूशन समझ रहे हो ना, वॉल्यूम बढ़ाने का क्या देखेंगे, इफेक्ट। वही फेवरेट सवाल होता है, कंपटीशन का फेवरेट सवाल होता है वो। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस कैसे चेंज होता है। तो यार इसमें हम दो केस बना लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं यार, तो दो केस बना लेते हैं। पहला ले लेंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहला ले लेंगे हम इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा भाई साहब ले लेंगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा ले लेंगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब तुम अपने हिसाब से भी कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। अभी तुमको बताया था क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ता है, अभी लिखा है तो नहीं बढ़ता है। डाइल्यूशन जब बढ़ाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन, बात एक ही है। कई बार सवाल में लिख के देगा कंसंट्रेशन घटाया गया, तब भी समझ जाओ बात वही है, डाइल्यूशन बढ़ाया जा रहा है। तो अगर डाइल्यूशन आपने बढ़ाया है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन चेंज होगी नहीं। अबे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो जितना आयोनाइज होना था पहली बार में हो चुका है। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। इसका मतलब नंबर ऑफ आयन में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, दैट इज देयर इज नो चेंज, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज। मतलब हल्का फुल्का भी ले आ जाए, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन नंबर ऑफ आयंस। और नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना ही मेन फैक्टर था। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब तुम डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयन में कोई खास चेंज आएगा नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो मतलब नहीं, उससे 2-4%। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बढ़े नहीं, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस। लेकिन एक बात सुनो जरा, तुम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, तो जब वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो नंबर ऑफ आयन तो फिक्स है ना, अभी जितने पहले थे उतने ही बाद में, लेकिन वॉल्यूम तुम बढ़ाते जा रहे हो तो आयनों की मोबिलिटी तो बढ़ती जाएगी, आयनों को मूवमेंट करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। तुम्हारे पिताजी का मकान 1000 स्क्वायर फीट का था, तुमने पैसा कमा के बनवाया 10,000 स्क्वायर फीट का, तो तुम अपने मकान में बैडमिंटन नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन तुम्हारे बच्चे मकान के अंदर ही बैडमिंटन खेल लेंगे। तो किसकी आयनिंग मोबिलिटी ज़्यादा है? अबे किसकी आयनिंग मोबिलिटी ज़्यादा है? तुम्हारे बच्चों की। क्यों? क्योंकि तुम जो नहीं कर पाए बच्चे तो कर ले रहे हैं, घर के अंदर ही खेल रहे हैं। होगा वैसे इसका उल्टा, पिताजी 10,000 स्क्वायर फीट बनवाएंगे, तुम 1000 का बनवा लो, बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आपने
डाइल्यूशन बढ़ाया तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि पहले 1 लीटर में कुछ आयन होंगे, अब वही आयन 10 लीटर में, तो आयनों की मूवमेंट करने की टेंडेंसी, लेकिन यहां पे जरूर लिखोगे ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ, चलो ये बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। अबे वॉल्यूम बढ़ने पर आयनों की मोबिलिटी बढ़ेगी ना, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। लेकिन क्या आयनिक मोबिलिटी मेन फैक्टर था? मेन फैक्टर कौन था? तो इसलिए मोलर कंडक्टेंस इसका बढ़ेगा तो, लेकिन स्लाइटली समझते हो ना, थोड़ा बढ़ेगा। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, देयरफॉर मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस स्लाइटली, थोड़ा सा बटा बढ़ेगा। मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस थोड़ा बढ़ता है। सवाल आ चुका है, ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा मतलब फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं। डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस स्लाइटली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, बट ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल इंक्रीज स्लाइटली, थोड़ा सा बढ़ेगा। ये बात हो गई। लेकिन यार वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्वेंट डालते जाओगे, अबे वीक इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्वेंट डालते जाओगे तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ आयंस भी, साथ में मोबिलिटी भी बढ़ रही होगी, वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, तो यहाँ दोनों फैक्टर बढ़ते हैं। तो इसका मतलब उसका मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? इनफाइनाइट वैल्यू तक, क्योंकि मोलर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कब तक आयोनाइज होता है? इनफाइनाइट वैल्यू, पता नहीं कहाँ पे आएगा वो। पानी डालते जाओ, इलेक्ट्रोलाइट मतलब में वाटर डालते जाओ, या वाटर हो या सॉल्वेंट डालते जाओ, तो क्या होगा? आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा। आयोनाइजेशन कब तक बढ़ेगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक। तो इसका मतलब इसका मोलर कंडक्टेंस लगातार बढ़ेगा। तो यहां लिख लेना ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, बात समझ में आ गई? ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस वीक इलेक्ट्रोलाइट में, एज वेल एज आयनिक मोबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। दोनों चीजें बढ़ती है ना, यहाँ दोनों फैक्टर फेवर करते हैं। मेन फैक्टर हालांकि नंबर ऑफ आयन था, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस एज वेल एज आयनिक मोबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, ये भी बढ़ती है। ठीक है। एज अ रिजल्ट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस अप टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लगातार बढ़ता है। किस में ज्यादा बढ़ा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा बढ़ा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये खास बात है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर वो ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि मेन फैक्टर बेटा क्या होता है, हालांकि इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में, हम 2-4 सॉल्यूशन बनाएंगे, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट के, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। तुमसे पूछेंगे किसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है, किसका, तो ये सब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसी पे निकल के आएगा बेस पर। आप इस चीज को एक ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हो। वो जो डबाई हैकेल इक्वेशन थी उससे ग्राफ खींचा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्राफिकल या ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एंड मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन एंड रूट सी। आप चाहो तो रूट सी और मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन पे ग्राफ खींच सकते हो, एक ग्राफ खींच सकते हो। ठीक है, वो ग्राफ ऐसा होता है, बहुत आसान है, मजेदार है। चाहो तो 2 ग्राफ भी बना सकते हो, लेकिन हम एक ही में दिखा देना, किताब वाली भी एक में दिखा देते हैं। तुम चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, एक बार स्ट्रॉन्ग के लिए, एक बार वीक के लिए। तो ये हमने ले लिया मोलर कंडक्टेंस, चाहो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ले सकते हो।
एट सी कंसंट्रेशन, यहाँ क्या लिख दिया, रूट सी, कंसंट्रेशन का स्क्वायर है ना। ये कहाँ से लाए हम, डबाई-हैकेल आंसेजर इक्वेशन से लाए हैं। अब आपको मालूम है डबाई-हैकेल आंसेजर इक्वेशन में क्या था, लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस क्या था, तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस माइनर रूट सी के क्या है, डायरेक्टली है, ये रूट सी के क्या है, अब इनवर्सली है, प्लस कर देंगे तो इनवर्सली हो जाएगा। खैर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो बेटा ऐसी लाइन मिलेगी। ये ग्राफ किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ खींचा जाता है तो ऐसी लाइन मिलती है। ये किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई भी नाम ले सकते हो। तुमने कहा सर हम HCN के लिए लेंगे, तुमने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम NaCl के लिए लेंगे, क्या फर्क पड़ता, ले लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लाइन ऐसी मिलेगी, पैरेलल ऐसे जाएगी लगभग, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे मिल रही है। ठीक है ना। देखो इधर आने पर कंसंट्रेशन घट रहा है, इधर आने पे कंसंट्रेशन घट रहा है तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ेगा, किसका, तो क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लाइन है वो इस लाइन को कट करेगी ना, पता नहीं कहाँ कट करेगी, क्योंकि कहाँ तक चेंज होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लाइन को हम आगे बढ़ाएं और इधर बढ़ाएं तो इस एक्सिस को भी कट कर देगा, इस एक्सिस को भी। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एक लिमिट तक बढ़ता है। लिमिट क्या है, अरे कट कर दिया ना, लाइन एक्सिस को कट करने का मतलब वहां उसकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। इस कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, अब इस कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस ये है, यहाँ कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल पा रहे हो, पता नहीं कहाँ जाके कट करेगा, इनफाइनाइट पे होता है ना। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ग्राफ के द्वारा कैलकुलेट नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। अब एक पॉइंट बताते हैं, एक वर्ड हम बोलते हैं मैथ्स में बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन एक वर्ड है। एक्स्ट्रापोलेशन का बेटा मतलब होता है, मान लिया आपने इन दोनों एक्सिस के बीच में ग्राफ खींचा है, तो इस ग्राफ की लाइन ने यहाँ भी कट किया है और यहाँ भी कट किया है। तो अगर ग्राफ की लाइन दोनों एक्सिस को कट कर सकती हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। और ना कट कर पाए तो नॉन एक्स्ट्रापोलेशन। अब आपसे सवाल आए, पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या एक्स्ट्रापोलेशन पॉसिबल है, बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो ग्राफ है उसको हम इस एक्सिस पे उस एक्सिस पे कट करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो ग्राफ है उसे आप एक्स्ट्रापोलेट, क्योंकि पैरेलल जा रहा है ना, पता नहीं इस एक्सिस को कहाँ कट करेगा, उस एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये भी सवाल है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ बनता है उसे नॉन एक्स्ट्रापोलेट, उसमें नॉन एक्स्ट्रापोलेशन आएगा, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनता है उसमें एक्स्ट्रापोलेशन आता है। मतलब आप उस लाइन को दोनों एक्सिस को कट करा सकते हो। ये खास बात है, ऐसा ग्राफ बनाइए पहले आप। कुछ पॉइंट लिख देंगे, कुछ पॉइंट दो चार लिखा देते हैं, लेकिन हम इसी ग्राफ को और भी चेंज कर देंगे बाद में। हम ऐसी 3-4 लाइनें खींच देंगे, फिर पूछेंगे किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए है वो, फिर तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट का नाम भी दे देंगे। अभी एक ग्राफ बनाते हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, मतलब अगले टर्न पे आओगे तो बताओगे, पहले बना लिए। क्या समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे कट किया वहाँ कट किया तो फिक्स हो गया यार, इसका मतलब एक लिमिट तक बढ़ता होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस की कोई लिमिट नहीं, पता नहीं कहाँ जाके कट करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तुमको लिखा ही चुका हूँ, तो लिखा भी तो है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस कब तक बढ़ता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक बढ़ता है। इसलिए हम ग्राफ की लाइन को ऐसे बनाएंगे जो कट नहीं कर सकती। कट ना कर पाने को क्या बोला मैंने, नॉन एक्स्ट्रापोलेशन। कट कर देने को क्या बोला, समझ गए ना। इस भाषा में भी सवाल आएगा। पता नहीं तुमने 12th में क्या पढ़ा है, 12th की किताब में सब लिखा होता है यार, मैं अपने मन से भी कुछ बताता हूँ, सब किताब में लिखा हुआ है। चलो खैर, इतना सिस्टमेटिक नहीं लिखा, लेकिन लिखा तो वही है। वो तो बहुत सारी बातें लिखते हैं ना, उसमें से कुछ आपको निकाल लेना होता है। लिखो, नोट लिखो, नोट।
नोट लिखेंगे, द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी, द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी extrapolated, the graph for a strong electrolyte can be extrapolated, can be extrapolated, can be extrapolated, but the graph for weak electrolyte, but the graph for weak electrolyte cannot be extrapolated, but the graph for weak electrolyte cannot be extrapolated. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड, उसे नॉन एक्स्ट्रापोलेशन भी कहते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसका मोलर कंडक्टेंस कहाँ तक बढ़ता है? बस समझ जाओ, बार बार क्या बोलें की बात को यार। मान लो यार मैंने ऐसा ग्राफ बना के तुम्हें दिया, नेक्स्ट टर्न पे आओगे तो बताओगे मुझे, हमने एक लाइन ऐसी खींच दिया, एक लाइन बेटा मैंने ऐसी खींच दिया, एक लाइन ऐसी खींच दिया, एक लाइन ऐसी खींच दिया, 4 लाइनें खींच दी। जाहिर सी बात ये चारों लाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं। अब ये स्ट्रेट है ना, ऐसे खींचते तो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए हो, ये तो पक्का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। उसने कहा ये ए इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, ये बी का सोल्यूशन है, ये सी का सोल्यूशन है, ये डी का सोल्यूशन है। ठीक है ना? हम आपको 4 इलेक्ट्रोलाइट के नाम भी बता दे रहे हैं, हम आपको 4 इलेक्ट्रोलाइट के नाम भी बता दे रहे हैं। ठीक है ना? उसने कहा ये लिखा है पोटेशियम क्लोराइड, ये लिखा है बेटा सोडियम क्लोराइड, ये लिखा हुआ है लिथियम क्लोराइड, और चलो हमने बोल दिया ये लिखा हुआ है MgO। आपको पहचानना है कि इनमें कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है। नाम क्या बताया मैंने? क्या चारों को बता तो दिया, इनमें से कोई एक है, कोई बी है, कोई डी है। अब आप बताओगे कौन इनमें से ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है। आइडेंटिफाई ABCD। अभी नहीं बताओ, परसों बताना। आइडेंटिफाई ABCD। ABCD को पहचानना, इनमें से कोई एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा। अगले दिन बताना, आज में बताओ। आइडेंटिफाई ABCD। ठीक है, हाँ MgO क्या बता रहे थे? ए होगा Mg। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग तुमको ये पहचानना आना चाहिए, कौन ज्यादा आयोनाइज होगा, कौन ज्यादा आयनिक कंपाउंड है, कौन कम आयनिक कंपाउंड है, ये पहचानना आना चाहिए। सबसे कम आयनिक कंपाउंड MgO है, सबसे कम आयनिक कंपाउंड। अभी Mg पे +2 चार्ज है ना, तो चार्ज जब बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, तो आयनिक करैक्टर घटता है, कोवेलेंट करैक्टर। एक बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के, इसीलिए तुमको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, परसों के इसको डिस्कस करेंगे। याद रखना, मुझे याद दिला देना, भूल जाते हैं हम। खैर, एक क्वेश्चन हो गया, ऐसा भी आ सकता है। बात करते हैं आगे। आपने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का इफेक्ट भी देख लिया। ऐसा सवाल, अब तो ये तुम्हारे थ्योरेटिकल सवाल थे। अब बेटा आता है न्यूमेरिकल के बारे में। तो आपको मैं बता रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन, हालांकि प्रूफ करने का कोई काम नहीं है, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो कर लेंगे आगे। रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा से भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ले लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मोलर कंडक्टेंस। और बेटा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है ये बराबर होता है n फैक्टर। मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टर। अब तुम कहोगे n फैक्टर क्या होता है, क्यों, क्या रिडॉक्स नहीं पाया क्या यार? अच्छा, मान लो कोई एसिड है तो उसमें जितने H आयन होंगे, कोई बेस है तो उसमें OH आयन होंगे, कोई सॉल्ट है तो उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल, और रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ लेंगे नहीं, चाहे तो ले सकते हैं, वैसा नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक मोल के लिए चेंज होते हैं उसे क्या बोलते थे? n फैक्टर। चलो धीमे धीमे करते हैं। मान लो बेटा आपके पास ये लिखा हुआ है
एन फैक्टर लिखा हुआ। एन फैक्टर क्या है? एसिड होगा तो अबे कितनी बार बचाएंगे? एच एन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच एन जो हटा सकते हो। बेस होगा तो नंबर ऑफ, इसे बेसिडिटी कहते हैं, इसकी एसिडिटी कहते हैं। अगर कोई सॉल्ट होगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, एक ही बात है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू तो बराबरी होगी। और अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल, एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज आ रहा है ना। अबे कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक। मान लिया बेटा आपसे मैंने कह दिया, बहुत आसान से स्टार्ट करते हैं। उसने आपसे कहा आपके पास बेटा ये H2SO4 है और उसने कहा H2SO4 का मोलर कंडक्टेंस जो है वो x है, तो उसने कहा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा। तो आपने तुरंत लिखा मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। x है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है H2SO4 के लिए, एन फैक्टर 2 आएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? x/2 हो जाएगी, है कि नहीं? x/2 हो जाएगी। x की वैल्यू हम आपको देंगे, कुछ मोलर कंडक्टेंस की कुछ वैल्यू देंगे, यूनिट में बताएंगे बाद में, अभी फार्मूले पाए नहीं, ठीक है ना। x/2 हो जाएगा क्योंकि H2SO4 में कितने चायन होंगे? अबे 2 चायन होंगे, समझ, ठीक समझ गए। उसने कहा आपके पास लिखा हुआ Al2O3, उसने कहा इसका मोलर कंडक्टेंस दिया 600। अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, मोलर कंडक्टेंस की अपनी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, अभी बाद में लिखेंगे। अभी मैंने फार्मूला कहाँ बनाया? फार्मूला बनाते तो यूनिट बता देते हैं, अभी बता देंगे बाद में। तो उसने कहा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा? उसने कहा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा? 100। क्यों? इसके लिए इनफैक्ट, अच्छा, एक एल्युमिनियम पे चार्ज +3, 2 एल्युमिनियम पर +6, तो यह टोटल चार्ज कितना है? तो 6 आया इन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600/6 हो जाएगा, 100 आ जाएगा, आएगा 100, ठीक है। अगला बताओ। उसने कहा ये लिखा हुआ है Cr2O7-, आपने इसमें H आयन लगाया, बना दिया क्रोमियम +3, प्लस बना दिया यहाँ पे आपने 7H2O, बैलेंस भी कर दे रहे हैं, हालांकि बैलेंस करने कोई काम हम नहीं होता, लिख दिया 14H+। उसने कहा ये जो डाइक्रोमेट आयन है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ डाइक्रोमेट आयन आपको दे रखा है, मान लिया 1000, कुछ ज़्यादा दे दिया, लिख दिया 700। उसने कहा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो, तो एन फैक्टर आना चाहिए 700 डिवाइडेड बाई 5 नहीं होगा, 6 होगा। डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम पे चार्ज, एक क्रोमियम पे होता है कि 2 क्रोमियम पे? एक पर, +6 से कितना हुआ? कितने का चेंज आया? अब इसके एक मोल में क्रोमियम कितने हैं? तो इंटू 2 भी तो करोगे, 6 का चेंज आया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 700 डिवाइडेड बाई 6। याद रखना, सब काम पड़ने वाला है। खैर, लिए तो हमने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में रिलेशनशिप बताया ना, और आपको मालूम भी बेटा है मोलर कंडक्टेंस में क्या इस्तेमाल होता है? मोलरिटी, मोल। अब इसमें क्या इस्तेमाल होता है? ग्राम इक्विवेलेंट। और मोल को ग्राम इक्विवेलेंट से डिवाइड करते हैं तब भी क्या मिलता है? एन फैक्टर। पढ़ा चुके पीछे। खैर, तो ये बेटा तो पहला फार्मूला हुआ है, तो याद रखना, पहला फार्मूला हुआ, इसको याद रखना। दूसरा फार्मूला लिखा बेटा हमने यहाँ पर, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? 1/r इंटू L/A होता है, भूल गए होगे? 1/r इंटू L/A अपॉन मोलरिटी, मोलर कंडक्टेंस हो गया। 1/r को क्या बोलते थे? C कंडक्टेंस, और L/A को क्या बोलते थे? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट अगर एक बार निकाल लोगे तो उसी न्यूमेरिकल में दूसरी बार निकालना नहीं पड़ेगा।
यहीं से यूनिट, अगर डायरेक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया तो ये फॉर्मूला लगाना, मोलरिटी भी दी होगी, और अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया तो रेजिस्टेंस और एल बाई ए दिया होगा। अब एल बाई नहीं दिया होगा तो निकालना भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जरा इसकी यूनिट निकाल लो, 1/r, 1/r का मतलब हो गया ओम इनवर्स, एल बाई ए का मतलब हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, और ये 1000 भी वॉल्यूम के लिए है तो यहां लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई मोल। तो ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमंस, सेंटीमीटर -1 है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यही तो मैंने लिखा था अभी वहां। ये मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है। आप यूनिट को देख के तो बता सकते हो कौन सा कंडक्टेंस है। जैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट क्या थी, सीमेंस पर सेंटीमीटर थी, याद करो, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स थी इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, अभी निकाल चुके हैं। इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। इसका तुम कहोगे कहाँ से ले आया फॉर्मूला, ये भी बताएंगे, परेशान ना हो, जरूरत पड़ेगी किसी सवाल हो तो ले लेंगे, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला कैसे आया इसकी जरूरत नहीं, ये 2 ही मिनट का काम है, अभी बता नहीं रहे क्योंकि मुझे वो उस लेवल तक गए नहीं, आगे जाएंगे तो बता देंगे कैसे आया है। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000, डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए। वैसे ये वहां निकालने का टाइम थोड़ी होता है यार, कितना फास्ट क्वेश्चन करते हो ये अच्छी बात है। देखो लैम्डा इक्यू बराबर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। अबे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में ही तो अंतर होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी। ठीक है ना, ऐसा भी सवाल आ सकता है। अब जरा ध्यान दो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू तो बता ही चुका हूं क्या होता है, 1/r इंटू एल बाई ए। तो इसकी भी तो यूनिट निकाल सकते हो, खाली जहां पे मोल था वहां ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा बस। इसकी जब यूनिट निकालेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तो सब कुछ वैसे रहेगा यार, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की जगह पर ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, पर ग्राम इक्विवेलेंट बस। यूनिट में ज़्यादा चेंज ही नहीं आया, क्योंकि नॉर्मेलिटी में क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, और मोलरिटी में क्या इस्तेमाल करते हैं, मोल। इतना तो मालूम है ना। तो ये बेटा यूनिट हो गई। तुम कहोगे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन तो एकदम घटिया टाइप का आता है। अब हम लोग ज़बरदस्ती उसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन दे रखे होंगे गाइडो वाइडो में, वो सब ऐसे ही होंगे आसान। कोई चाहो तो अभी डायरेक्ट पूछ लो, किसी भी गाइड का, किसी किताब का हो या किसी सीट का हो, पूछ सकते हो। कुछ नहीं तो एनसीईआरटी के ही 2-4 लगा लेना, पहले 12th में लगाए भी होंगे, दोबारा लगा लेना एक बार। 12th में कोई इतना सीरियस कैंडिडेट होता नहीं है। अगर आपके नंबर 80-85% से ऊपर होंगे सीबीएसई बोर्ड में या आईसी बोर्ड में तो पक्का लगाए होंगे। यूपी बोर्ड के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यूपी बोर्ड के ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे जिनके 95% मार्क्स हैं, नॉलेज 9% का भी नहीं है। पता नहीं कैसे पास हो गए, मैं नहीं जानता हूँ, है ना। ये मत सोचना योगी सरकार थी तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। जो फेल थे वो सारे पास हैं। नकल हुई नहीं इस बार यूपी बोर्ड में नकल हुई नहीं, तो कैसे इतने पास हो गए। कॉपी में नंबर कुछ और है, लिस्ट में नंबर कुछ और है। हमारे जानने वाले खुद ही ऐसे हैं। हमारे जानने वाले कई लड़के थे, कुछ रिश्तेदार इधर के थे गाँव देहात वाले, उनको A+B का होल स्क्वायर नहीं आता है। PCM से इंटरमीडिएट पास कर लिए हैं, फर्स्ट डिवीजन। 3 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको 3 का टेबल नहीं आता है, PCM पास हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटरमीडिएट पास हैं, बस जय योगी सरकार। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, सब फर्जी। वहाँ तो कड़ाई कर दी, चलो ठीक है नकल नहीं करने देंगे, वहाँ नंबर डायरेक्ट बढ़े हुए हैं, जिसके 3 थे उसके 30 कर दिए। ये सब तुम जानते हो खेल होता है। तो यूपी बोर्ड में क्या होता है, मैं नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि यूपी बोर्ड से अगर पढ़े होगे तो खराब हो गए। अगर ईमानदारी से पढ़े होगे तो आता भी होगा, ऐसा थोड़ी है। अगर अपने आप 90% नंबर लाए हो तो तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, फिर ये भी बात है। लेकिन अपने आप लाए हो तब तो बात है। ज़्यादातर तो जानते हो कैसे नंबर आते हैं। पहले ज़माने में नंबर नहीं आते थे, हम लोगों के समय में नंबर नहीं आते थे। अब तो जिसको देखो कितने % है, 90% है। आता क्या है, 9% के बराबर नहीं।
तो ऐसे परसेंटेज का क्या करोगे? हाँ, किसी नौकरी वोकरी में भले काम आ जाए, जहाँ परसेंटेज मांगते हो ना वहाँ काम आ सकता है, वरना कोई काम हम नहीं आता है। CBSE IC पढ़ोगे नकल नहीं कर पाए होगे, उसका पेपर ही ऐसा आता कि निकल नहीं कर पाओगे, उसका पेपर ही ऐसा आता कि निकल नहीं कर पाओगे। तो उसमें नंबर अगर 80-85% के ऊपर होंगे तो आप हो ही नहीं सकता कि तुमने क्लास 12 में ये सब ना पढ़ा हो। नहीं पढ़ा तो समझ जाओ तुम्हारे लेवल क्या था। अब तो पढ़ लिया, अब तो सवाल लगाओ, क्वेश्चन लिखो। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये थोड़ा NCERT टाइप का मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वही क्वेश्चन ही बोल दूं मैं। उसने कहा क्या कि कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी समझ रहे हो क्या? कप्पा, हाँ, कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक इंडक्टेंस होता है। कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल इज, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल इज 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इफ, ठीक है, ऑफ 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन, मोलरिटी भी दे रखा है, हैविंग रेजिस्टेंस 100 ओम, रेजिस्टेंस दिया 100 ओम। उसने कहा कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस फॉर 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन हैविंग रेजिस्टेंस 520 ओम। बिल्कुल सेम NCERT टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया हो सकता ना भी चेंज किया हो। KCl का निकालना है, मोलर कंडक्टेंस 0.02 मोलर का निकालना है और रेजिस्टेंस दिया 520 ओम। तो ये जो पहली वाली वैल्यू दी है ना, पहले KCl का सोल्यूशन 0.1 मोलर है, बाद में KCl का सोल्यूशन 0.02 मोल हो गया, तो क्या सेल कांस्टेंट की सेहत पे कुछ फर्क पड़ेगा? अबे सेल कांस्टेंट एक बार निकालोगे वही आजीवन उसी न्यूमेरिकल में चलता रहेगा। अब मुझे बताओ, पोटेशियम क्लोराइड 0.1 मोलर, इससे मुझे मतलब ही क्या है? आपने पढ़ा था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? 1/r इंटू L बाई, क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इस मोलरिटी से मतलब है क्या? L बाई ए को ना। कप्पा कितना दिया? 1.29, R कितना दिया? 100, L बाई ए तो निकाल लोगे, L बाई ए कितना आ गया? 129, आया कि नहीं आया? यही L बाई ए आप अगले वाले पार्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगले वाले पार्ट में क्या पूछा है? पोटेशियम क्लोराइड की मोलरिटी जब 0.02 थी तो मोलर कंडक्टेंस निकालो, फॉर्मूला बताओ मोलर कंडक्टेंस का। 1/r इंटू L बाई ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, खत्म। इस बार रेजिस्टेंस कितना दिया है? 520, 520, L बाई ए कितना निकाल चुके हो? 129 इंटू 1000, मोलरिटी कितनी दी है? 0.02, लो खत्म, ये आंसर है। पहले वाले पार्ट से तुमने क्या निकाला? पहले वाले पार्ट से क्या निकाला? हाँ, तो पहले वाले पार्ट से आपने निकाल लिया L बाई ए, और वही L बाई ए दूसरे वाले पार्ट में लाके आपने रख दिया, और क्या। ठीक है ना, खास बात थी। ऐसे क्वेश्चन लगते हैं, आप घर जाके लगाना, बहुत आसान होते हैं, कोई टफ सवाल नहीं होता है इस पे। ठीक है, अब हम कोई सॉल्ट लेंगे और उस सॉल्ट के लिए हम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू लिखेंगे। उस सॉल्ट के लिए हम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू लिखेंगे, और उससे रिलेटेड एक नियम होता है, उसका नाम होता है कोलराउस लॉ। क्या नाम होता है? कोलराउस लॉ। तो आपकी हेडिंग रहेगी कोलराउस लॉ। आपके पास कोई मैसेज आया studyfication.com से जो तुम लोगों ने नाम हम लिख के दिए थे, ईमेल आईडी और फोन नंबर वाला दिए थे? कुछ लोगों के पास भी नहीं आया, देख लेना अनुज क्या है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी बता दिया जाएगा। अभी 10-15 मिनट बाद आपको ये बताया जाएगा कि कैसे वो सब वीडियो लेक्चर वगैरह आपको दिखाई पड़ेंगे, कैसे क्या होगा, है ना। वो सब अभी बता देंगे अनुज जी, तो आप उसको समझ लीजिएगा। नहीं आएगा तो मैसेज आ जाएगा,
उसी लिंक के थ्रू जाना होगा, बताएंगे, हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते, ठीक है, अभी बता देंगे, सीख लेना तुम, लैपटॉप से भी दिखा भी देंगे तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हारा थोड़ा फायदा हो सकता है उससे, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे हम आएंगे नहीं, घर पे ही पढ़ लेंगे, तो वो बात कभी नहीं आ सकती, वो बात कभी, ऐसे तो ना मालूम कहाँ की टीचरों के लेक्चर पढ़े हुए हैं, आज तक पढ़े क्या तुम? कुछ नहीं पढ़े। इसलिए जो क्लास की पढ़ाई होती है उसका अलग माहौल होता है ना, लेकिन ये उसके लिए कि बाई चांस कभी छूट जाए, कभी कुछ हो जाए, अभी सारे लेक्चर बने भी तो नहीं है कि तुम घर पे बैठ के पढ़ लोगे, इसलिए कुछ छूट उठ जाएगा तो देख लोगे। चलो खैर आगे बात करते हैं। कोलराउस लॉ, KOHLRAUSCH, स्पेलिंग पे भी ध्यान दे दो। कोलराउस लॉ, कोलराउस साहब ने क्या किया, कोलराउस साहब ने क्या किया कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, और हालांकि इस अप्लाई सब पे होता है, स्ट्रॉन्ग पे भी होता है और वीक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको तुमने कहाँ तक आयोनाइज कर दिया, अबे इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक आयोनाइज कर दिया। तो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक तुमने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयोनाइज कर दिया और आपसे कहा गया उसका मोलर कंडक्टेंस निकालो, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, उसके आयन्स होंगे, उनके आयनों के मोलर कंडक्टेंस को जोड़ दो, कहाँ पर, इनफाइनाइट, बस वही उसका मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। लिखना मत अभी तुम। मान लिया आपके पास एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, हम चाहें तो AXBY भी ले सकते हैं ना, अभी हम चाहें तो AXBY कर दें, A2B3 कर दें, A2B5 कर दें, कुछ भी कर दें, फिलहाल हम AB ले रहे हैं। आपने AB इलेक्ट्रोलाइट लिया, आपने इसे आयोनाइज कर दिया, A आयन, और मान ले रहा हूं कहां तक आयोनाइज कर दिया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये अप टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक आपने आयोनाइज कर दिया। तो यार इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इस A आयन का अपना कुछ मोलर कंडक्टेंस होगा, उसको दिखाएंगे ऐसे, इस B आयन का भी अपना कुछ मोलर कंडक्टेंस होगा, उसको दिखा देंगे ऐसे। और आपको निकालना किसका है, अरे AB इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है। तो अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है AB इलेक्ट्रोलाइट का, कहां पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को, इन दोनों को जोड़ दो बस। अगर आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, कहां पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना है, तो उसके मोलर कंडक्टेंसेस को, उसके आयनों के मोलर कंडक्टेंसेस का सम निकाल लो, जोड़ निकाल लो, दोनों के मोलर कंडक्टेंस को जोड़ लिया, जो आ गया वही उसका क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, या जो भी स्ट्रॉन्ग भी होगा उसका मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। 99% तो केस में वीक लेते हैं वैसे, ठीक है, निकल आया। अब सुनो जरा, लेकिन यार ये जो आयंस हैं इनका, इसका अपना मोलर कंडक्टेंस होता है और इसका, इनके मोलर कंडक्टेंसेस में आपस में कोई हिंड्रेंस नहीं होता, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों आयन के मोलर कंडक्टेंस एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं, तो माँ बाप की सेवा तो दोनों बच्चों को करना चाहिए। अब एक IAS ऑफिसर बन गया, एक चपरासी बन गया, लेकिन सेवा में कोई अंतर कायदे से तो नहीं आना चाहिए, जबकि उन दोनों का लेवल क्या है, लेकिन माँ बाप के लिए भी दोनों क्या है, सेम है। उनको भी माँ बाप की सेवा क्या करनी चाहिए, कायदे नियम से, मतलब के हिसाब से, हो सकता करते भी हो, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इसका अपना एग्जिस्टेंस अलग है, अब इसका अपना एग्जिस्टेंस अलग है। यार बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होंगे जो ITN या डॉक्टर बन चुके होंगे, हो सकता तुम ना बने हो अभी तक, लेकिन ऐसा थोड़ी कि दोस्ती में ज़्यादा अंतर आया होगा। हाँ ये जरूर है कि वो ज़्यादा बिजी हो गया होगा, तुम खाली हो, तो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आती होगी कि मुझे भाव नहीं दे रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। उसके अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं तुम्हारे लिए कि तुम अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब हो सकता है कोई रिश्तेदार हो तो फीलिंग आ रही हो, रिश्तेदारी में ऐसी फीलिंग आती है, गाँव एक ही गाँव के हो तो फीलिंग आ जाएगी, कहेंगे ये देखो सेलेक्ट नहीं हो पाए, हम ऐसे फीलिंग लेकिन दोस्तों थोड़ी फीलिंग आती है। ऐसा थोड़ी हमारे दोस्त वो बड़े डॉक्टर हैं लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा समझते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है, शाम के समय खाली हो जाता हूँ अक्सर। अब वो डॉक्टर हैं चूँकि हमेशा बिजी रहते हैं, मियाँ बीवी में आपस में बात नहीं हो पाती है, बच्चों से बात नहीं हो पाती है, क्योंकि वाइफ भी डॉक्टर है, जब वो घर आए तो वाइफ निकल गई, बच्चों से बात नहीं हो पाती, तो इसका मतलब बिजी बहुत ज़्यादा है वो। तो वो कहते हैं यार तुम बहुत सही हो,
2-2.5 बजे तक पढ़ाया अपना। हालांकि मैं भी बहुत पढ़ाता हूँ, आजकल थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ, तो शाम के समय खाली हो जाता हूँ, घर पे हूँ, आराम से हूँ यार, बच्चों को भी देख रहा हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, तो उनको जलन होती है। ऊपर वाले की दुआ से पैसा भी इतना कम नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो कहते हैं यार तुम्हारी लाइफ बहुत सही है, पैसा भी ठीक ठाक कमा लिए और अच्छा चल रहा है, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, मास्टर मास्टर ही होता है। ये फैक्ट हो, तो मैं समझ सकता हूँ ना उसे। हमारी एज बढ़ेगी, पैसा कम होता जाएगा, उनकी एज बढ़ेगी, पैसा लगातार, तो बोलते हैं चिंता मत करो, हम तो वही हैं यार, बाद में साथ में रहा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस इसका अपना इंडिपेंडेंट है और इसका मोलर कंडक्टेंस अपना इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इन दोनों का जोड़ देंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस या इस AB इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, एक मिनट, मान लो हमने आपसे कहा ये लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसे आयोनाइज कर पाओगे? अब इसमें तुम्हें डाउट है क्या यार? कैल्शियम आयन प्लस 2OH आयन, इसका अपना यार कुछ मोलर कंडक्टेंस होगा, किसका? कैल्शियम आयनों का। अब इसका अपना कुछ मोलर कंडक्टेंस होगा OH आयन का, लेकिन इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 OH आयन है ना, इंटू 2 करना पड़ेगा। जोड़ लोगे जो आएगा किसका आएगा? जो आएगा वो मोलर कंडक्टेंस किसका हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन ये हम मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, होशियार रहना, ये हम मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो तुमने ऐसा लिया होता, तुमने कहा होता सर हम कैल्शियम सल्फेट लेंगे, चलो कैल्शियम नाइट्रेट लेंगे, कैल्शियम फास्फेट ले लेना अच्छा रहेगा, PO4 का होल ट्वाइस ले लिया, ठीक है। तुमने आयोनाइज किया तो यार जाहिर सी बात है 3 कैल्शियम आयन बन गए और 2 आपके पास फास्फेट आयन बन गए। अगर आपको इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो क्या करोगे? मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटू 3 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ फास्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटू 2। क्या निकाला ये? मोलर कंडक्टेंस। क्या निकाल लिया हमने? मोलर कंडक्टेंस निकाल लिया। लेकिन होशियार है ना, अगर हम आपसे बोल दें कि इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो, हाँ, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना होगा तो नंबर ऑफ आयन, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब निकलता है? जब मोलर कंडक्टेंस को n फैक्टर से डिवाइड कर लिया जाए। तो जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना होगा तो क्या लिखोगे? लैम्डा m केवल कैल्शियम आयन आप 3 से मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करोगे, प्रूफ करेंगे बाद में। और इसका निकालना होगा तो मोलर कंडक्टेंस आप केवल क्या लिखोगे? फास्फेट आयन लिखोगे, बस फास्फेट आयन लिखोगे। जैसे एक क्वेश्चन आ चुका है, उसने कहा था बेरियम क्लोराइड दे रखा है, आया सवाल है। अब बेरियम क्लोराइड में यार बेरियम आयन होगा और साथ में क्या होगा? Cl आयन होंगे। तो अगर आप मोलर कंडक्टेंस निकालोगे बेरियम क्लोराइड का तो जाहिर सी बात यार क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन एट व्हाट? इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑफ Cl आयन। लेकिन अगर आपसे कहते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो तो केवल आयन लोगे, बस किसी आयन का नंबर। अब मान लिया आपसे कहते हैं इसी का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो तो लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन, अभी तो एक ही है ना, प्लस क्या लिखोगे? मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl आयन, जोड़ लोगे जो आंसर आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नंबर ऑफ आयन एक ही एक लोगे बस। लेकिन अगर मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो ये कोलराउस लॉ मेनली मोलर कंडक्टेंस के लिए होता है। निकालने को तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, खाली जोड़ना ही तो है, और क्या है, ठीक है, दोनों को खाली जोड़ देना है बस। तुम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सवाल गलत कराते हो अक्सर। तो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी सॉल्ट का या किसी एसिड या बेस का निकालना होगा तो क्या उसके नंबर ऑफ आयन भी लोगे क्या? ना, एक आयन का जितना दे रखो वैल्यू ले लेना। मान लिया मोलर कंडक्टेंस दिया हो, अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हो तो मोलर कंडक्टेंस को पहले इन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलर कंडक्टेंस को n फैक्टर से डिवाइड करोगे तब क्या आएगा? अभी बता चुके थे यार। मान लिया किसी न्यूमेरिकल में किसी का मोलर कंडक्टेंस दिया, उसका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो n फैक्टर से डिवाइड कर दोगे।
इन फैक्टर डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाएगा।